बच्चों फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस का क्या मतलब होता है? आपके सामने ना बच्चों ये जितने भी डी ब्लॉक के आयंस हैं कॉमन, उनके कलर्स हैं। देखो वेनेडियम को हम इतना ज्यादा जानते नहीं है। मैंगनीज 2 हमारी लैब में होता है और आप लोगों ने टाइट्रेशन जब की थी ना तो ऐसा ही कलर आपको देखने को मिला था। यही होता है एंड पॉइंट। Fe3+ का कलर येलोइश कोबाल्ट 2+ का, ये निकल का है, ये कॉपर का है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने केमिस्ट्री लैब में कॉपर सल्फेट ना देखा हो। कभी तो गए होगे 8, 9, 10th के अंदर लैब में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो शुरू से ही है, बचपन से ही है। तो अब ये सारे कलर क्यों होते हैं ये बच्चों हमने देखना है, ठीक है ना। तो ये सारे कलर आयंस क्यों बनाते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट होता है, उसके लिए 2 चीजों को क्लियर करना पड़ेगा। एक का नाम होता है बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है ना, ये टॉपिक जो है बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्यादा डिटेल में है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में जो है ना ये ज्यादा डिटेल में है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये थ्योरी ये कहती है कि ना ये जो 5 d ऑर्बिटल होते हैं ना, ये जो 5 d ऑर्बिटल होते हैं उनमें से क्या होता है, ये भी ना आगे जब कंपाउंड बनाते हैं या आयोनिक फॉर्म में आते हैं तो ना ये 2 सेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे ये तब होता है जब ये आयनिक फॉर्म में होते हैं, किसी से जुड़ते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट से जुड़ा तब, ठीक है ना। तब अब ये ऐसा क्यों हो गया इसकी, अब इतने देखो 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए मैं पूरी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यहां पे आपको समझाऊं, उसका सेंस नहीं है। अभी मैं कोऑर्डिनेशन में समझाऊंगा जब ये डिटेल में आएगा। फिलहाल अभी आपको ये समझना है कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी आगे 2 सेट में डिवाइड हो जाते हैं। ये ऊपर नीचे का क्या तुक होता है, ऊपर नीचे का तुक होता है, इनके बीच में एक गैप होता है, इसे एनर्जी गैप बोलेंगे। ये क्या है, ये ना ऐसे है, एनर्जी ऊपर जाके बढ़ रही है। मतलब डी ऑर्बिटल जो 5 होते हैं वो आगे की थ्योरीज, एडवांस थ्योरीज ये कहती है कि वो 5 डी ऑर्बिटल्स जो है ना वो 2 सेट में टूटे हुए होते हैं, आयनिक फॉर्म में या कंबाइंड फॉर्म में। मेटल में नहीं, मतलब मैंगनीज में नहीं होगा, मैंगनीज आयन में होगा। कॉपर में नहीं होगा, ये कॉपर नहीं कलर्ड आयंस बनाता। कॉपर का 2+, मैंने अभी बोला ना कॉपर आयंस कलर्ड होते हैं। देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा था बेटा, आयंस। क्या लिखा हुआ है, ये कलर्ड आयंस का मतलब एटम नहीं कलर होता, क्या होता है, आयंस। तो आयनिक फॉर्म में ये कंबाइन होते हैं, आयनिक फॉर्म में किसी से कंबाइन होते हैं। जब ये किसी से दोस्ती करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो इनका डी ऑर्बिटल एक्साइट हो जाते हैं। 3 कम एनर्जी के हो जाते हैं और 2 ज्यादा एनर्जी के। मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको जब हमारा चैप्टर कौन सा आएगा, कोऑर्डिनेशन। तो आपको मजा आ जाएगा। बोलो सर मजा ही आ गया सुन के, समझ के, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन में करेंगे इसको। फिलहाल अब कलर की बात पे आते हैं। ऐसे स्प्लिट होने से कलर कैसे हो जाता होगा? कलर ऐसे हो जाता है कि मान लेते हैं बेटा किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। इस पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन का आंसर पता है क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड, हर क्वेश्चन का आंसर यही है, आप देखोगे कहीं ना कहीं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास है और उस पर एनर्जी डाल दी जाती है, इसको एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी कौन देगा, एनर्जी देगा लाइट, एनर्जी देगी विजिबल लाइट। भाई विजिबल लाइट में आप विजिबल लाइट में इसको ले आओ, आयंस को कहां पे ले आओ, विजिबल लाइट में ले आओ। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो लो एनर्जी डी ऑर्बिटल में होगा उसको एनर्जी मिल जाएगी, वो कहां पहुंच जाएगा, हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल में पहुंच जाएगा। जब वो ऊपर पहुंचेगा ना एनर्जी लेके, किससे एनर्जी लेके, लाइट में होता है विबग्योर, लाइट में होता है विबग्योर। तो विबग्योर से जब ये एनर्जी लेगा तो कोई एक कलर ये सोख लेगा, ऊपर जाने के लिए कोई एक कलर ले लेगा। मान लो रेड ले लेगा, मान लो ऑरेंज ले लेगा, 1-2 कलर का मिक्सचर ये ले लेगा एनर्जी विबग्योर से ना। कोई एक कलर स्पेसिफिक, हर किसी का अलग अलग होगा वो, क्योंकि हर किसी की एक्साइटेशन की एनर्जी अलग अलग होती है ना न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से। तो एक कलर इसने रेड ले लिया या येलो ले लिया। अब जब ये रेड कलर इसमें से हट गया, अब विबग्योर में से रेड कलर तो ये लग गया, रेड कलर किस में लग गया, इसको ऊपर पहुंचाने में लग गया। रेड कलर किस में लग गया, इसको ऊपर पहुंचाने में लग गया। तो रेड तो खत्म हो गया, अब बचा क्या है, विबग्यो। विबग्यो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। विबग्यो क्या हो गया, मतलब लाइट के ऊपर, किसी चीज के ऊपर क्या होता है, जब कोई कलर पूरा विबग्योर आता है, व्हाइट कलर विबग्योर आता है किसी चीज के ऊपर, तो जैसे अब ये ग्रीन है, ये ग्रीन नजर क्यों आ रही है, चीज ग्रीन नजर आ रही है क्योंकि इसके ऊपर जब ये सारे कलर आ रहे हैं ना, तो ग्रीन कलर को इसने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, और बाकी सबको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ये तो आपको बचपन से पता है ना। ऐसे ही यहां पर है कि यहां पर ये बताया है कि भैया जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो वो कोई एक कलर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, बाकी सबका ब्लेंड करके वापस कर देता है। जो वापस करता है वही हमें नजर आ जाता है। इतना तो पता ही है हमें।
ठीक है ना। अब इतने लंबी राम कहानी को क्या समझ, शॉर्ट में क्या कहते हैं, इतनी लंबी राम कहानी को शॉर्ट में बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन का जो ये ऊपर गया है ऐसे, इसे क्या बोलते हैं बेटा, डी डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन क्या होती है, लो एनर्जी डी ऑर्बिटल का कहां जाना है, हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल में जाने को क्या बोलते हैं, डी डी ट्रांजिशन। ठीक है ना। तो अब आप इसको पहले ना टॉपिक क्या है हमारा वो देखते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक क्या था, फॉर्मेशन ऑफ, क्वेश्चन कैसे आएगा, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कलर्ड आयंस। क्वेश्चन लिखना है आपको, आप क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड आयंस, फॉर्म कलर्ड आयंस। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स, या डी ब्लॉक की जगह मुझे क्या बोलना चाहिए, ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है ना, वाई ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलर्ड आयंस, क्योंकि वो नहीं होते ना कलर्ड, कौन नहीं होते, जिंक, कैडमियम और मरकरी। ठीक है ना, तो वो चीज वाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड आयंस। तो इसमें बच्चों हम रीजन क्या देंगे कि भाई कलर्ड आयंस इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो शॉर्ट में आंसर लिखना है, तो हम पता है क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे द कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, थोड़ा बना के जैसे स्टाइल में है, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस, ट्रांजिशन मेटल आयंस, मेटल आयंस is due to DD transition, is due to DD transition, that is promotion of an unpaired electron, promotion of an unpaired electron from lower energy d orbital, lower energy d orbital to higher energy d orbital, to higher energy d orbital by the absorption of light, by the absorption of visible light, by the absorption of visible light। ठीक है जी। द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन की डेफिनेशन है ये। व्हाट इज डी ट्रांजिशन बेटा, प्रमोशन का मतलब क्या हुआ, ये जो किया है ना यहां से यहां, ये भी डायग्राम ही बना लेना है, पहले लिख लो। प्रमोशन ऑफ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कहां से कहां गया, फ्रॉम लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है ना, ये यहां तक जब लिख लो तो बताना, मैं ऊपर कर दूंगा, डायग्राम बना लेना पर। ठीक है ना, ये डायग्राम बना लो बेटा। अब इसमें क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। देखो बच्चे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को शॉर्ट में मतलब डायग्राम कैसे बनाना है मैं अभी आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये और टॉपिक खोला तो 2 घंटे लग जाएंगे इसी को समझाने में। ठीक है ना, फिर चैप्टर का हमारा जो प्लान है वो बिगड़ जाएगा ना। जब एनसीईआरटी नहीं समझा रही तो अभी हम क्यों समझाएं उसको, अभी हम उसमें अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ना। 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना। 5 डी ऑर्बिटल के नाम बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर थोड़ी सी तुम्हारी क्यूरियोसिटी भी है। एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ना इनके नाम होते हैं।
इनको इनको क्या बोलते हैं, इनको ना इन सबकी एनर्जी सेम होती है, इन सबको बोलते हैं डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स होता क्या है कि जब ये जो कहानी होती है, मतलब डीजेनरेट डी ऑर्बिटल से तब होते हैं जब डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स का मतलब ऑल 5 ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी। ऑल 5 ऑर्बिटल्स हैव इक्वल एनर्जी। इन पांचों की एनर्जी जो है ना वो सेम है। अब इसमें क्या होता है कि जब ये किसी से जुड़ते हैं, ये कहानी कब है, जब मेटल अकेला है, जब मेटल किसी से जुड़ा नहीं हुआ, मेटल अकेला है, जब वो आयनिक फॉर्म में आएगा या फिर जब वो कंबाइन फॉर्म में आएगा, तो उस केस में क्या होगा कि मतलब ये समझ लो कि इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है ना, इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। एक जो स्क्वायर वाले है ना, ये स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और कौन सा है जेड स्क्वायर, ये तो चले जाते हैं ऊपर। और जो एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड है, इनकी एनर्जी हो जाती है कम। और यहां पर एक एनर्जी गैप होता है, मतलब इनके बीच में एनर्जी गैप होता है कुछ, वो तब ओवरकम हो जाता है एनर्जी गैप जब क्या पड़ती है बच्चों, लाइट। लाइट पड़ने से यहां का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है कहां, ऊपर। इसी चीज को क्या बोलते हैं बेटा, डी डी ट्रांजिशन, क्योंकि ये भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है, डी से डी में ही गया ना, तो क्या बोलोगे आप, डी ट्रांजिशन। अब ठीक है नयन बेटा, यस सर। ठीक है। बाकी डिटेल इसके ऊपर 1 घंटा लगाऊंगा पूरा, नेक्स्ट चैप्टर में लगाऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर में अगला शुरू कर देंगे, क्योंकि अब डी कर रहे हैं तो हैंड टू हैंड कोऑर्डिनेशन भी खत्म करवा के इसको वो करें। ये इनके स्कूल में ना चैप्टर नहीं आ रहे यार, ये वाला जिसके मैं ना अभी सब बच्चों से ना वो मंगवाऊंगा, उनकी डेटा ये यही लिख देता हूं कि वाई जेड एन 2+ सॉल्ट्स आर वाइट। हाँ, वाई जेड एन 2+ सॉल्ट्स मतलब जिंक के सॉल्ट आप अपनी लैब में देखना, आपको दिखेंगे। आपका कभी कटायन में जिंक निकला है, कभी जैसे कटायन का प्रैक्टिकल करते हैं, कभी जिंक निकला है तुम्हारा? ज्यादातर अमोनियम निकला है, अमोनियम, लेड, एल्यूमिनियम, जिंक निकला है किसी का? कभी तुमने प्रैक्टिकल किया होगा सॉल्ट एनालिसिस का, ठीक है ना। तो वाई जेड एन 2+ सॉल्ट्स आर वाइट। जिंक के सारे सॉल्ट वाइट होते हैं, ठीक है, चाहे जिंक क्लोराइड हो, चाहे जिंक सल्फेट हो, सारे सॉल्ट क्या होते हैं उसके वाइट। बताइए क्यों? D10 आने की वजह से। अच्छा, Zn2+ तो वाइट है ही है, इसमें हम लिख देंगे, मैं 1 नंबर का लिख रहा हूं बस आंसर एक शॉर्ट में। नो डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल, नो डी ट्रांजिशन इज। ये सिर्फ आयंस में लगा या फिर लाइक जिंक मेटल? जिंक मेटल में तो कोई मतलब ही नहीं है। Why no DD transition is possible in Zn2+, in Zn2+ due to absence of unpaired electron, due to absence of unpaired electron in d orbital, absence of unpaired electron in d orbitals. सबको समझ आ रहा है बेटा? ऑनलाइन बहुत इजी था कि क्वेश्चन आज का जो हमारा टॉपिक शुरू हुआ है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड आयंस, आंसर क्या है? ड्यू टू डी ट्रांजिशन। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये भी है, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि चलो एनसीईआरटी से ही लेता हूँ वो क्वेश्चन को। आपको बताना है कि कौन से कलर्ड है और कौन से कलरलेस है। तो पहले ना, इससे पहले ना एक नोट करते हैं, आज नोट ही करा देता हूँ पहले आपको। नोट ये है कि आयंस having D0 configuration, ions having D0 configuration, ions having D0 configuration are colorless. Ions having D0 configuration are D0 and D10. Ions having D0 and D10 configuration are colorless. है? कलर वाइट, हम कलरलेस को वाइट ही एक ही बात मानते हैं।
अब हाँ ये देखो ना, अब जैसे देखो D0 के एग्जांपल देखना जरा मेरे साथ। D0 में स्कैंडियम 3+ मतलब इसके सॉल्ट भी, इसका भी, ये भी कलरलेस होगा। टाइटेनियम 4+ भी कलरलेस होगा। वेनेडियम 5+ भी कलरलेस होगा। इन सबकी D0 है। D10 में पता है कौन कौन आएगा? D10 में वो तो हमारे दोस्त है ही है। कौन कौन? जिंक, कैडमी। मैं तो इनको दोस्त मानता हूँ क्योंकि ये तो हमारा काम आसान करते हैं ना। इनके सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होता। इनके साथ साथ इनको फ्रेंड इनका साथ आ गया कॉपर प्लस देने के लिए और Ag प्लस देने के लिए। कॉपर प्लस का भी D10 होता है और Ag प्लस का भी D10 होता है। ठीक है ना, तो ये सारे ही क्या है? कलरलेस है। ठीक है ना, कॉपर प्लस के सॉल्ट, Ag प्लस के सॉल्ट, स्कैंडियम 3+ के सॉल्ट। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको 100% आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। 12 क्वेश्चन आने हैं ना आपने, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 12 तो हमारा 5 नंबर का आएगा। 5 नंबर का काइनेटिक्स में से आएगा या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आएगा, मैं श्योर हूँ, या ऑर्गेनिक में से आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर मेरे को लग रहा है कि पहले 3 तो 2 नंबर के हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 5वां होगा ये। 5वें में 3 पार्ट आएंगे ना, तो 3 पार्ट में से एक क्वेश्चन होगा ये कि वाई स्कैंडियम 3+ सॉल्ट्स आर कलरलेस, या वाई Zn2+ सॉल्ट्स आर कलरलेस या व्हाइट। ठीक है, तो आपने ये आंसर लिख देना है उसका। या फिर ऐसे भी सकता है कि व्हाइट ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलर्ड आयंस। ठीक है, बहुत सारे पेपर मिलेंगे हमारे को। 12 तो क्वेश्चन आने हैं, तो आपको रोज एक एक पेपर, हम जैसे पहले भी हमने बहुत सारे एमसीक्यूज किए थे ना, अब इस बार ये एमसीक्यूज नहीं होंगे, अब तुम्हारी मेहनत ज्यादा होगी। अब तुम रोज आया करोगे यहाँ पर, जैसे ही हमें थोड़े से सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, क्योंकि अभी तो 12 पेपर का निकल के आया है ना। अब सैंपल पेपर निकालेंगे सारे, MTG वाले, टुगेदर वाले, एग्जाम आइडिया वाले। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको लोगों को रियलाइज नहीं हुआ कि उनमें से कुछ आता तो है नहीं। क्या आया था? प्रैक्टिस तो करने पड़ेंगे ना, उन्हीं में से आता है। सारे कर लो तो आ जाता है, सारे कर लो, एग्जाम आइडिया भी, टुगेदर भी, MTG भी। तो फिर लगता है कि यार अब इनमें से आने लग गए। अब आएंगे पता है क्यों? क्योंकि अब NCERT से ही आएंगे वैसे तो। और मैं आपको ना 100 क्वेश्चन की एक लिस्ट बना के दूंगा। 100 में से ना आए तो आप जो मर्जी कह देना कि सर इसमें से नहीं आया। 100 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको बना के, 100 में से 12 आने हैं आपके। मतलब 100 बना के पूरे दूंगा आपको। चैप्टर कितने हैं? 7। मैं NCERT में बता के दूंगा आपको पूरे, और वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 100% श्योर। ये इनऑर्गेनिक की वेटेज है ना 10 नंबर के आसपास है ना। वेटेज के लिए मेरी एक बार वीडियो देखनी पड़ेगी, मेरे को खुद देखनी पड़ेगी दोबारा। अच्छा, अभी एक टॉपिक हो गया हमारा, कितनी प्रॉपर्टीज होगी, जरा अपने गिनो जरा कितनी होगी। पहली क्या थी? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरी क्या थी? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तीसरी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। अब देखते हैं, NCERT वाइज चलते हैं, बिल्कुल NCERT की वर्डिंग्स को यूज करते हुए। ये देखो, ये सारा यही समझाया हुआ है यहाँ पर। और देखो, ये देखो इतना अच्छा, देखो मैं ऐसे नहीं बताता, देखो ये देखो सारे इन्होंने बताया हुआ है ना कि देखो D0 स्कैंडियम 3+, स्कैंडियम 3+ क्या है? कलरलेस। टाइटेनियम 4+ क्या है? कलरलेस है। वेनेडियम 5+ दिया नहीं हुआ शर्म के मारे। और उसके बाद Zn2+ भी क्या है? कलरलेस। बाकी कोई ना कोई कलर है ही है। उसके बाद बच्चों ये आ गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्वेश्चन क्या बनेगा? वाई, क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिख लो, अपनी मर्जी है। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म्स, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस, फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ना बेटा, कॉम्प्लेक्सेस ही तो होते हैं। हमारा जो अगला चैप्टर है, क्या नाम है उसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक तरह से वो यही क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि डी ब्लॉक, मतलब अब देखा जाए, अगर आप मेरी बात सुनो, बार बार तो कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, तो अब यही सही टाइम नहीं है करने का। वरना अगर हमने अभी नहीं किया मान लो कोऑर्डिनेशन, फिर जब दोबारा गैप करके करेंगे तो फिर हमें इसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो लिंक में कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। बाकी देखते हैं, मेरे को भी जो है वो जैसे ठीक लगे, जैसे दिमाग में आए उस समय। ये कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल हैं। ये ब्रैकेट वाले जो कंपाउंड्स होते हैं ना बेटे, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? अगर देसी लैंग्वेज पूछोगे ना, बोलूंगा भी ब्रैकेट वाले कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्सेस, जिनमें बड़े बड़े ब्रैकेट्स होते हैं, बहुत सारे कैटायन आयन, बहुत सारे। पहला मेटल इनका डी ब्लॉक का होता है। पहला जो ब्रैकेट खुलते ही पहला जो एलिमेंट होगा वो हमेशा किसका होगा? डी ब्लॉक का होगा। डी ब्लॉक का ही होता है हमेशा, मतलब ट्रांजिशन मेटल ही होता है। इसमें जिंक भी आ जाते हैं। इसमें जैसे कुछ प्रॉपर्टीज में तो ये थोड़ा है कि बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग थोड़ा है। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज में तो वो मैच करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर डी ब्लॉक भी लिख सकते थे। तो क्यों ये बनाते हैं? क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्सेस। अब सुनो, मैं यहीं पे उसको वो करता हूँ, पहले मैं समझाता हूँ, फिर बुक की लैंग्वेज को देखेंगे। तो ये तुमने क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है ना, एग्जाम्पल तो बाद में लिख लेंगे, पहले ना रीजन लिख लेते हैं। रीजन में ना क्या होता है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बार बार बात हो रही है, तो थोड़ा सा मेरे को इंट्रोडक्शन देना दो जरा। इन्होंने देखो यहाँ पर ना डेफिनेशन दी हुई है, कॉम्प्लेक्स होते क्या है। डेफिनेशन देखो,
एनसीईआरटी की हर लाइन में कुछ ना कुछ होता है. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर दोज इन विच द मेटल आयंस बाइंड ए नंबर ऑफ अनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स गिविंग कॉम्प्लेक्स स्पीशीज विद कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. मतलब कॉम्प्लेक्स आयन क्या है जो उन्होंने बोला, अगर मैं आपको बताऊं ना शॉर्ट में, यहीं से आंसर भी शुरू कर देंगे हम, कि कॉम्प्लेक्स आयन होता क्या है. कॉम्प्लेक्स आयन होता है जिसमें एक मेटल होता है, वो मेटल जो होता है ना बहुत सारे नेगेटिव जो है वो अनायंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाइंड करके रखता है. मैंने उन सब का नाम रख दिया है लिगेंड. क्या नाम रख दिया है? लिगेंड. जैसे कि लिगेंड यहां पर, जैसे देखो, जैसे लिगेंड यहां पर कौन है? CN है. यहां पर तीसरे वाले में कौन है? अमोनिया है. अगले वाले में कौन है? क्लोराइड है. ठीक है ना. जैसे 4-5 नंबर में होंगे, 6 नंबर में होंगे. देखो यहाँ मतलब कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसमें एक मेटल होता है, उसके इर्द गिर्द 6 या 5 या 4 अनायंस होते हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं. मतलब बड़ा कॉम्प्लेक्स सा क्या बन जाता है, उनका स्ट्रक्चर बन जाता है. ठीक है ना. अब गुस्सा इस बात का है हमें कि ये मेटल्स को भला क्या पड़ी थी, क्या बनाने की? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. ना बनाते तो हमारा चैप्टर भी कम पड़ जाता. अब फिलहाल तो बनाए इन्होंने, तो अब रीजन ढूंढना पड़ेगा कि क्यों बनाए. ठीक है ना. नहीं, रीजन क्या है, मतलब ये जैसे CN है, अमोनिया है, क्लोराइड है, ये Fe की जगह पर ना एल्यूमिनियम नहीं आ सकता, या Fe की जगह पे लिथियम नहीं आ सकता, Fe की जगह पे सोडियम नहीं आ सकता. डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को पता नहीं क्या मतलब जैसे कहते हैं ना जुनून छाया था क्या बनाने का, कॉम्प्लेक्स बनाने का. एस ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं बनाते. यहाँ मैग्नीशियम नहीं आता, यहाँ पर जो है फास्फोरस भी नहीं आता. पता नहीं इनको क्या शौक पड़ गया था क्या बनाने का, कॉम्प्लेक्स. तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या था, 3 चीजों की जरूरत है. ठीक है ना. पहली चीज सबसे बढ़िया, कई जैसे पी ब्लॉक में हमेशा हर क्वेश्चन का आंसर क्या होता था, क्या होता था? स्मॉल साइज से क्या होता है, लिगेंड को खींचने की पावर बढ़ती है. इन्होंने को क्या लिखा है यहाँ पर ना, एक वर्ड लिखा था. देखो क्या लिखा है, एक वर्ड यहाँ पर, बाइंड, मतलब बांध लेते हैं. ठीक है ना. लिगेंड को खींचने की एक ताकत होती है. वो ताकत तब आती है जब किसी का साइज क्या हो, स्मॉल, और हाई क्या हो, चार्ज, हाई आयनिक चार्ज, हाई न्यूक्लियर चार्ज. अगर किसी का साइज छोटा होगा और चार्ज ज्यादा होगा तो उससे ना इनकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है. पोलराइजिंग पावर का मतलब होता है लिगेंड को खींचना, लिगेंड को अपनी तरफ क्या करना, अट्रैक्ट करना. ठीक है ना. लिगेंड को ये अट्रैक्ट करते हैं. देखो यहां पर क्या लिखा है, यहां पे पढ़ के देखो जरा मेरे साथ. देखो यहां से पढ़ना जरा. ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स ए नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. दिस इज ड्यू टू कंपैरेटिवली, क्या लिखा है, स्मॉलर साइज ऑफ मेटल आयंस. छोटा साइज होता है. देयर हाई आयनिक चार्जेस. ठीक है. हाई आयनिक चार्जेस का मतलब जैसे कि Fe के ऊपर 3+ चार्ज होता है, मतलब ये नहीं ना, मतलब हर किसी के ऊपर प्लस चार्ज होगा, +3 +4, ये चार्जेस ऐसे आराम से दिखाते हैं. फिर इससे इन्होंने ये नहीं लिखा कि इससे इनकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी, हमने इसको ऐड कर दिया. तीसरी चीज ये कह रहे हैं कि एक इनके पास ना डी ऑर्बिटल अवेलेबल है. भाई जैसे कि ना पोलराइजिंग पावर औरों की भी बहुत होती है, लिथियम की भी ज्यादा होती है, बेरिलियम की भी ज्यादा होती है, लेकिन उन बेचारों के पास ना जगह नहीं होती इनको बिठाने की. इनके पास जगह भी है बिठाने के लिए. इनके पास क्या है, डी ऑर्बिटल. मतलब कल को अमोनिया आएंगे 6, तो इनके पास जगह होगी कि हाँ भाई हमारे पास जगह है, तुम बॉन्ड बनाओ हमारे साथ. दे हैव व्हाट, डी ऑर्बिटल. याद है हम जब पी ब्लॉक पढ़ते थे तो उसमें बोलते थे PCl5 तो बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता. ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार कराता हूँ हर क्लास में. PCl5 तो बनता है लेकिन NCl5, क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल ही नहीं होता. ज्यादा नंबर में बॉन्ड्स बनाने हो तो बंदे को क्या चाहिए, डी ऑर्बिटल. इनके पास है. इनके पास 3 अच्छी बातें हैं, इसमें ज्यादा बहस करने वाली बात नहीं है इस समय हमारे पास. क्यों बनाते हैं जी कॉम्प्लेक्सेस, सीधा और कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं. आप देखो एक ही तो पैराग्राफ है, 4 लाइन होगा. ठीक है ना. अब इसमें अगले चैप्टर में हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पूरा का नाम क्या है उसका, कोऑर्डिनेशन. उसमें नहीं आएगा ये क्वेश्चन. ठीक है ना. क्यों बनाते हैं जी, आप आंसर लिख लो, यही आंसर लिख लो मेरे आपसे जो मैंने हाईलाइट किया ना, ये आंसर लिख लो अब सीधा, कि इसलिए बनाते हैं जी इनके पास 3 अच्छी बातें हैं. पहली बात ये कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज, दूसरा हाई आयनिक चार्ज, और तीसरी बात क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल. आना सारी प्रॉपर्टीज मैं खत्म करा दूंगा अभी आपको. ठीक है. मेरी पूरी कोशिश है. प्रॉपर्टीज तो 2-3 ही रह गई बस हमारी. अभी प्रॉपर्टी आ रही है, उसका नाम क्या लिखा है जरा दिख रहा है किसी को? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ रही है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी. ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4. चलो ठीक है. इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं और फिर इसके पॉइंट्स थोड़े से ना मेरे को बनाने पड़ेंगे. एनसीईआरटी में ना बड़े कॉम्प्लेक्स वर्डिंग्स में लिखा हुआ है. सबसे पहले बच्चों क्या कहते हैं, सुनते हैं पहले बात को, फिर इसको कंक्लूड करेंगे. ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी.
भाई देखो, मेरे को आप ये बताओ, ऑर्गेनिक में किसी को अगर ऑर्गेनिक याद हो तो अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनाते थे, किसी को पता है? अब सब भूल चुके हैं ना, सब बिल्कुल ब्लैंक हो गए। क्या करते थे पता है? क्या करते थे? कॉपर एट 573। कॉपर क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा, ऐसे ही बहुत सारे, जैसे मेरे को बताओ, अगर कोई रिडक्शन करना है, रिडक्शन करने के लिए लेते हैं ना निकल हमेशा। मैं कहता नहीं था H2 निकल ले लो, H2 प्लेटिनम ले लो, H2 पैलिडियम ले लो। ये कौन है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। पैलिडियम, निकल, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। और एक होता था कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो हमारा डिलीट हो गया, कॉन्टैक्ट डिलीट हो गया था, पी ब्लॉक में था वो, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन हमारी डिलीट हो गई थी। तो उसमें क्या होता था कि ना, जैसे आपको सल्फ्यूरिक एसिड के लिए ना बनाना होता था SO3, तो SO3 ना ऐसे बनता था, आई थिंक ये V2O5 ऐसे देखना, बैलेंस है ना ये। हाँ, इसमें कैटलिस्ट कौन सा? वेनेडियम ऑक्साइड V2O5। V2O5 जो है ये भी मतलब वेनेडियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना। तो ये देखो यहाँ पर क्या, ये सारी कहानियां लिखी हुई है। तो यहीं से आंसर शुरू हो रहा है। मैं पहले ना, मेरे को समझाने देना, फिर हम करेंगे। कहते हैं दिस एक्टिविटी, मतलब कैटालिटिक बनने की एक्टिविटी इज अस्क्राइब्ड, नए नए वर्ड्स ले आते हैं। अस्क्राइब्ड मतलब उसकी वजह से, ड्यू टू देयर एबिलिटी टू एडॉप्ट क्या, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब पहला पॉइंट मिल गया हमें। पहला पॉइंट क्या है? क्योंकि ये क्या दिखाते हैं? वेरिएबल, ऐसे हम आसानी से बोल देते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन, हमें पता है। मतलब अब प्रॉपर्टी का ही रीजन आ गया, मतलब एक प्रॉपर्टी जो पड़ी थी अब इसका रीजन बन गया। अब अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने से क्या फायदा होता है? अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने से फायदा ये होता है कि जैसे अब ये आयोडीन है, देखो जरा, ये ना रिएक्शन है बेटा, ये रिएक्शन है और ये इसका मैकेनिज्म है, ये इसका मैकेनिज्म है। अब इसमें क्या हो रहा है? देखो, आयोडाइड और थायोसल्फेट कहते हैं इसको, या परऑक्सो, हाँ ये इसका नाम है परसल्फेट। ये जो है ना, ये H2O8 माइनस, इसका नाम है परसल्फेट। ये कन्वर्ट हो गया किसमें? आयोडीन और सल्फेट में। ये रिएक्शन पता है किसने करा? ये रिएक्शन किसने करवाया है? आयरन थर्ड ने करवाया। आयोडीन तो बेटा खुद क्या है? रीएजेंट है ना। आयोडीन क्या है? रीएजेंट है। ये पर सल्फेट आयन भी क्या है? रीएजेंट है। ये कन्वर्ट हो गया आयोडीन में और सल्फेट में। इसको रिएक्शन कराने में हेल्प किसने करी है? आयरन 3 ने। कैसे हेल्प करी जरा देखना। Fe कहता मैं 3+ में आऊंगा, आयोडाइड को आयोडीन बना जाऊंगा। आयोडाइड को क्या बना दूंगा? आयोडीन को, कि मैं इलेक्ट्रॉन गेन कर लूंगा, आयोडीन को बोलूंगा इलेक्ट्रॉन छोड़े। फिर Fe2+ जो बना, उसने बोला कि अब तू आ जा भाई। Fe3+ से शुरुआत हुई, आयोडाइड को उसने क्या बना दिया? आयोडीन। मतलब I- को I2 किसने बनाया? Fe3+ ने बनाया, ठीक है। और खुद क्या बन गया वो? Fe2+। फिर Fe2+ जैसे ही बना, उसने कहा तू आ जा, पर सल्फेट को बोला तेरे को क्या बना दूंगा मैं? सल्फेट। और खुद क्या बन गया वो? 2+ से 3+। अब इसमें मैं ये दिखाना चाहता हूं आपको कि अगर Fe के पास ऐसी वैरायटी ना होती, कैसी वैरायटी? 2+ और 3+ दिखाने की, तो वो कैसे करता ये? 2+ से 3+। और यही मतलब इसी को ही, और थर्ड इसका सेकंड पॉइंट भी बना दूंगा। पहला पॉइंट, कैटलिस्ट क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। दूसरा पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि ये आसानी से अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बदल भी लेते हैं। 2 पॉइंट हो गए हमारे। पहला पॉइंट क्या था? वाई, आपको क्वेश्चन आता है वाई डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म शो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, तो क्या बोलोगे? बिकॉज दे शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरे पॉइंट में बोलना बिकॉज दे कैन इजीली चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, चलो। ये देखो यहां पर क्या लिखा है, ये देखो कहते हैं ऑल्सो बिकॉज द ट्रांजिशन मेटल आयंस कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, दे बिकम मोर इफेक्टिव एज कैटलिस्ट। अब 2 पॉइंट लिखो पहले तो। इन्होंने बड़ा ऊपर नीचे करके दे रखा है, नॉर्मल बच्चा पढ़ेगा तो समझ पागल हो जाएगा, बोलेगा ये क्या क्या लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट तो ये लिखो आप। पहला पॉइंट, क्वेश्चन क्या था बच्चों हमारा वैसे? वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ट्रांजिशन में फॉर्म कैटलिस्ट, या टॉपिक लिख लो और उस टॉपिक में यहां तक आ जाओ बच्चों पहले तो जरा। पहला पॉइंट ना ये पूरा ही ले लो यहां तक। शॉर्ट में लिखना, जो शॉर्ट में लिखना चाहते हैं फिर वो यहां से लिखना, दिस एक्टिविटी। They can easily change their oxidation state, so they become more effective as a catalyst, ठीक है। तीसरे पॉइंट जरा समझना मेरे साथ, उसमें सरफेस केमिस्ट्री, काइनेटिक्स, दोनों चैप्टर का काम आ रहा है। वो हम तो आते ही नहीं है, आ जाएंगे, थोड़े बहुत सुने होंगे कभी। तो देखो जरा इधर क्या कहते हैं, 2 पॉइंट हो चुके। कहते हैं कि जैसे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कॉन्टैक्ट में होता है, आयरन हेबर में होता है, निकल जो है वो हाइड्रोजनेशन में आता है। फिर यहां से समझना बात को
कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, कैटलिस्ट एट ए सॉलिड सरफेस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द, चलो मैं इसको फटाफट समझा देता हूँ इतनी लंबी राम कहानी को, कि ना इनका एक अच्छी बात ये होती है कि ना ये गैसियस रिएक्शंस करवाने में बड़े अच्छे होते हैं। वो कैसे, जैसे ना ये इनका सरफेस है, जैसे मान लो ये निकल है और मेरे को एक रिएक्शन करवाना है इथीन गैस में हाइड्रोजन ऐड करके। ऑर्गेनिक का सबसे आसान रिएक्शन मैं ये मानता हूं कि इथीन गैस में हाइड्रोजन गैस करके ऐड करके पता है क्या बन जाता है, इथेन। ये मतलब 10th क्लास में भी होता है ये। तो इसमें निकल क्या करेगा भैया, निकल ये करेगा, निकल ना इथीन को पहले बोलेगा तो इधर बैठ 2 मिनट मेरे साथ, क्योंकि इथीन तो गैस है, बोले 2 मिनट बैठ। हाइड्रोजन को बोलेगा मैं क्या करूंगा, तू भी बैठ 2 मिनट, क्योंकि ना इसके सरफेस पर ये एड्सॉर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इसी को एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, सोखने को। फिर कहते हैं भाई क्या दिक्कत है, तुम बात क्यों नहीं करते एक दूसरे से, ठीक है। वो कहता है पता नहीं मेरे लिए क्या क्या बोलता रहता है यार, ठीक है ना। तो ये मतलब वो बन गया, जैसे कहते हैं ना बड़ी देसी लैंग्वेज में, मतलब मीडियोकर, बिचौलिया बन गया। कहता है बैठ 2 मिनट यार, तो 2 मिनट बैठे, इनके बॉन्ड टूटे, बॉन्ड टूटने के बाद एक अपने आप ही किसमें कन्वर्ट हो गया, इथेन में। क्योंकि जब ये बैठेंगे इनके साथ, फिर ये बॉन्ड इनके रीअरेंज होकर ये क्या बना देगा, इथेन बना देगा। इससे होता क्या है कि ना इथीन के जो ये बॉन्ड थे ना, डबल बॉन्ड, इसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। लेकिन जब वो निकल के सरफेस पे आके बैठेगा तो उसके डबल बॉन्ड थोड़े से कच्चे हो जाएंगे, क्योंकि वो निकल के साथ थोड़ी टेम्परेरी बॉन्ड्स बना लेगा ना। हाइड्रोजन को भी बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन जब वो किसके ऊपर बैठ जाएगा जाके, निकल के ऊपर, तो थोड़े टेम्परेरी बॉन्ड्स किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से बनाएगा, उसके अंदर का बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो यही चीज यहां समझाई हुई है कि ये अपने सरफेस के ऊपर ना गैसेस को क्या कर लेते हैं, एड्सॉर्ब कर लेते हैं, जिससे उनके बॉन्ड को ये वीक कर देते हैं, जिससे जो रिएक्शन को शुरू कराने के लिए बहुत हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, वो अब नहीं चाहिए होती। काइनेटिक्स चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे ना, वो टॉपिक डिलीट हो गया है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि कैटलिस्ट ऐसा क्या करता है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। किसको कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। मतलब पहले एक रिएक्शन बिना कैटलिस्ट के शुरू करवाने के लिए अगर 1000 केल्विन से शुरू होगा, तो 1000 केल्विन में अगर हम कैटलिस्ट के साथ देंगे तो वो भागेगा, क्योंकि कैटलिस्ट क्या कर देगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। तो कहानी इतनी लंबी लिखी हुई, मैं सुना देता हूं आपको, शॉर्ट में लिख देंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या यहां से सुनना, देखो जरा। कैटलिस्ट एट ए सॉलिड सरफेस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। समझ रहे हो इस बात को जो मैंने बोला। दिस हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन एंड ऑल्सो वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। द एक्टिवेशन एनर्जी इज लॉरिंग। अब इतनी लंबी राम कहानी को हम कैसे लिखेंगे, मैं लिखवाता हूं ना आपको, मैं आपको लिखवाता हूं, आप ऐसे लिख दो इस चीज को कि बाय प्रोवाइडिंग, थर्ड पॉइंट है ये हमारा, बाय प्रोवाइडिंग लार्ज सरफेस एरिया, बाय प्रोवाइडिंग लार्ज सरफेस एरिया, by providing large surface area, the activation energy is reduced due to adsorption of reactants, due to adsorption of reactant molecules, due to adsorption of reactants। मतलब बेसिकली ना टीचर ये चीज देख लेगा कि आपने लिख दिया ना कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ये भी लिख दिया आपने कि एडसॉर्प्शन हो जाता है सरफेस एरिया बाय प्रोवाइडिंग लार्ज सरफेस एरिया, भी लिखा है कहीं बुक्स में खाली, ठीक है ना। मेन तो वो 2 पॉइंट बढ़िया थे, कौन कौन से वाले, क्या था वो पॉइंट, और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बदलते रहना। अब हमारा 4 पॉइंट हो चुके हैं। पहला क्या था, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका रीजन क्या था, इलेक्ट्रॉन एस में से भी जाता है और डी में से भी जाता है। दूसरा क्या था, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, उसका रीजन था अनपेड इलेक्ट्रॉन। तीसरा क्या था, कलर्ड आयंस, उसका आंसर था डीडी ट्रांजिशन। चौथा क्या था, कॉम्प्लेक्सेस बनाना, उसका आंसर क्या था, स्मॉल साइज, हाई आयनिक चार्ज और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। ऐसे टिप्स पे याद हो जाए तो मजा आ जाता है कि अभी पहला क्या था, दूसरा, तीसरा, ऐसे करते करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। और चैप्टर की जान यही है, क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस। बड़ा लड्डू चैप्टर है, क्योंकि जो मुश्किल चीजें थी वो कट गई। अब ज्यादा कोई परेशानी है नहीं। अब अगले फिर एक और प्रॉपर्टी आ गई आपके सामने, क्या नाम रखा हुआ है उसका, ये लिख लिया सबने बेटा, ये लिख लिया ना, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में बच्चों क्या कहते हैं, देखो जरा। सबसे पहले तो ये कंपाउंड्स होते कौन से हैं, आप में से किसी को
इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या फ्रैंकल डिफेक्ट याद है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या Yes, होता था? sir. फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता था? इंटरस्टिशियल या फ्रैंकल डिफेक्ट में कुछ ऐसी कहानी होती थी कि जैसे ये किसी का क्रिस्टल है, तो उसके बीच में जो ये छोटा सा, इसको अलग कलर से बना देता हूं, जो ये छोटा सा ये जो जगह नहीं बच गई, इसका नाम क्या होता है? वॉइड कह लो या इंटरसाइट्स कह लो। अब ये जो डी ब्लॉक के क्रिस्टल होते हैं, जैसे कॉपर का, मैंगनीज का, क्रोमियम का, निकल का, इनमें छोटी छोटी जगह खाली होती है। उस छोटी छोटी जगह का फायदा उठाते हुए बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आके यहाँ फंस जाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ये तो बहुत आसान है, देखो क्या लिखा हुआ। कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज विच आर formed when small atoms like hydrogen, carbon है खाली होते तो जगह होती है ना, मतलब जगह खाली होती है ना भरने की, खाली होते हैं। तो जैसे देखो जी, सीधी सी बात ये है कि ये छोटी छोटी जगह यहाँ खाली है, जैसे यहाँ छोटी जगह खाली, बैग रख दिया हमने, तो ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बन गया हमारा, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन गया। तो मेन क्रिस्टल हो और जो खाली जगह है, देखो तुम बड़े बड़े एटम्स हो, मतलब जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं। हाँ गैस ही तो है, ये छोटे छोटे पार्टिकल वो छोटे होते हैं, फंस जाते हैं। इससे क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि इससे ना हम हाइड्रोजन को स्टोर कर सकते हैं। हाइड्रोजन को स्टोर करना बड़ी प्रॉब्लम है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू आग पकड़ता है, तो मेटल्स में वो स्टोर हो जाता है। फिर निकालना होता है तो उसको हल्का सा हीट करके गैस को बाहर निकालते हैं। ये हाइड्रोजन को लिक्विफाई करते हैं। हाइड्रोजन को लिक्विफाई करते हैं ना, तो लिक्विफाई करने के लिए बहुत लो टेम्परेचर चाहिए, 270 माइनस 233 ऐसे टेम्परेचर चाहिए उसको लिक्विफाई करने के लिए। तो लिक्विफाई बार बार नहीं कर सकते ना। तो ये मैं नहीं, ये चैप्टर हाइड्रोजन है 11th क्लास में, वहीं से उठा के मैं बोल रहा हूँ कि इसको स्टोर करते हैं। उसमें भी ये टॉपिक आता है। ये टॉपिक उसमें क्यों आता है? क्योंकि ये भी तो हाइड्रोजन आ गया ना यहाँ पर। तो हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर ये टॉपिक है कि हाइड्रोजन जो है वो डी ब्लॉक के साथ कैसे कंपाउंड्स बनाता है। तो उस कंपाउंड्स को बोलते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। क्या बोलोगे? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं ना इसको, देखते हैं कि क्या इसमें निकलता है। कंपाउंड्स आर दोज व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स आर, देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रैप्ड, फंस जाते हैं आगे। छोटी छोटी जगह होती है, उनके हिसाब से होती है, मतलब भगवान ने समझ लो उनके हिसाब से ही बनाई थी जगह, कि इतनी जगह बनाई थी कि वो फंस जाए, ठीक है ना। अच्छा बड़े एटम थोड़ा फंस रहे हैं आके, सोडियम थोड़ा फंस रहा है आके। अच्छा सोडियम तो इनसे रिएक्शन ही करना शुरू कर देगा, ऐसा तो बनता है यार। ये रिएक्शन नहीं करेंगे, ये इनके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, बस जाके फंस जाएंगे। अच्छा इनकी ना एक बड़ी अच्छी सी बात है, एक ये अच्छी बात लगती है, कहते हैं दे आर नॉन स्टोशियोमेट्रिक। नॉन स्टोशियोमेट्रिक का मतलब, इनके फॉर्मूले देखो जरा, VH.56 ऐसा फॉर्मूले होते हैं कभी, TiH 1.7। भाई फॉर्मूले कैसे बनेंगे? आप कोई बॉन्ड थोड़ा बनाए यहाँ। भाई दो तरह के बॉन्ड होते हैं ना, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, ठीक है कि नहीं। भाई CCl4 क्यों बना? क्योंकि कार्बन को 4 पूरे करने थे, क्लोरीन ने दे दिए तो CCl4 बन गया। NaCl क्यों बना? क्योंकि Na ने एक छोड़ना, Cl ने एक ले लिया, NaCl बन गया। यहाँ पे कोई छोड़ना लेना तो हुआ ही नहीं, इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं हुई, आगे फंस गए हैं। तो इन्होंने ऐसे हिसाब से बना दिया फॉर्मूला कि 10 में 4 फंसे हुए हैं, तो ऐसे फॉर्मूला बना दिया इन्होंने। तो ऐसे ये कैसे इनके कंपाउंड्स होते हैं, कैसे? नॉन स्टोशियोमेट्रिक, मतलब इम्प्रॉपर फॉर्मूला। अच्छा आगे क्या लिखा है, दे आर नीदर टिपिकली आयनिक नॉर कोवलेंट। टिपिकली ना भी लिखते तो भी चल जाना था, एग्जांपल दे दिए। कहते हैं हाँ देखो क्या कहते हैं, द फॉर्मूला कोटेड डू नॉट करस्पॉन्ड्स टू एनी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट। कहते हैं फॉर्मूले किसी ऑक्सीडेशन स्टेट से नहीं आए, वरना सारे फॉर्मूले किससे आते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट से। जो चार्ज होता है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बनता है, 9th क्लास से आपको सिखा रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ देयर कॉम्पोजिशन दीज कंपाउंड्स आर रेफर टू एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इनकी प्रॉपर्टीज ये है कि इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, प्योर से भी हाई हो जाते हैं। वो है ही है ना, प्योर से हाई ऐसे हो जाएंगे कि क्रिस्टल तोड़ने में और मुश्किल आ जाएगी जब बीच में कोई फंस जाएगा तो। अब पहले बीच के बंदे को भी हटाना पड़ेगा उसको। फिर कहते हैं कि दे आर वेरी हार्ड। कहते हैं कुछ बोराइड्स होते हैं जो डायमंड की हार्डनेस को अचीव करते हैं, मतलब के बराबर। मतलब अगर बोरोन बीच में फंस जाए, बोरोन तो बराबर क्या, बिल्कुल बोरोन फंस जाएगा तो क्रिस्टल को इतना अंदर से, मतलब वो भाई खाली जगह ही खत्म कर दी ना आपने। खाली जगह खत्म करने के लिए आपने स्कोप बंद कर दिया ना, कि तोड़ेंगे कैसे इनको। इनकी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग बना दी, मेटल के बीच में भी जगह फंसी हुई है, तो तोड़ने में और थोड़ा मारना पड़ेगा तेज। कहते हैं दे रिटेन देयर मेटालिक कंडक्टिविटी। मेटालिक कंडक्टिविटी वैसी रहती है, और थोड़ी बहुत इनमें क्या जाती है, इनर्टनेस। भाई देखो इनर्टनेस भी आ जाएगी, क्योंकि एटम को रिएक्शन करने के लिए एक्साइटेशन चाहिए। अब बीच में एटम ने फंस गए हैं आगे, वो भी फंस गए हैं, वगैरह फंसी गए हैं, तो रिएक्शन ही नहीं हो पा रहा हमसे, समझ रहे ना। तो ये सब बातें इनके ऊपर। आई थिंक ये पूरी राम कहानी जो है वो आप इसको तो घर से लिख लेना। हाँ अगर आप पहले
क्वेश्चन है बच्चों हमारा वो है वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म। ये भी होमवर्क में कर लेते हैं ना, 2 क्वेश्चन होमवर्क के हो जाएंगे। एक क्वेश्चन था हमारा कौन सी प्रॉपर्टी थी बेटा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स एट ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म एलॉयज। ये हमारा लास्ट है, लास्ट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है ना, एलॉयज। अगली क्लास में जब आप आओगे थर्सडे को, तो पहले आते ही मैं आपको बोलूंगा ये सारी प्रॉपर्टीज के रिजल्ट लिख के दो मेरे को फटाफट एक पेज में, 5 यही वाले क्वेश्चन दे दूंगा आपको। ये जितनी भी प्रॉपर्टी है, एंथैल्पी, एटोमाइजेशन, इंटरस्टिशियल एलॉय, 7 प्रॉपर्टीज हैं ऐसे करके। तो आपको ना मैं दे दूंगा ये एलॉय क्या होते हैं बच्चों। अब 7th क्लास का बच्चा बता देगा आपको एलॉय क्या होते हैं। एलॉयज होते हैं, ये देखो, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है ना। एलॉय इज अ ब्लेंड ऑफ मेटल्स प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द कंपोनेंट्स। एलॉय में भी होमोजीनियस। अब यहां से सुनो इसका रीजन, इनका ना इनमें क्या हाईलाइट नहीं करते, एकदम से रीजन दे देंगे। देखो यहां पर देखो, इसका रीजन ढूंढना पड़ता है। तो ये देखो कहते हैं एलॉयज आर फॉर्म बाय एटम्स विद मेटालिक रेडियाई दैट आर विद इन 15% ऑफ ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ, विद इन अबाउट 15% ऑफ ईच अदर का मतलब क्या हुआ कि जो आयंस होंगे ना उनमें सिमिलैरिटी 15% की, मतलब 15% के आसपास की सिमिलैरिटी चाहिए, ठीक है ना। विद इन 15% ऑफ ईच अदर का मतलब हो गया कि आसपास के होने चाहिए साइज इनके। यहां पे देखो, नीचे देखो, यहां से शुरू करना, विद मेटालिक रेडिया दैट आर विद इन अबाउट 15% ऑफ ईच अदर। काफी सिमिलैरिटी, दे वांट सिमिलैरिटी बिकॉज ऑफ सिमिलर रेडिया। यहां से हमारा आंसर शुरू हुआ। एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल एलॉयज आर, ट्रांजिशन मेटल एलॉयज आर रेडिली फॉर्म बाय दीज मेटल्स। ये छोटा सा इसका आंसर है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है ना, अनिका वी आर जस्ट स्टार्टिंग बेटा है, राइट नाउ 12th क्लास इज गोइंग ऑन। समझ आ गया बेटा कि ये इसका आंसर है छोटा सा। आपसे पूछे जी एलॉयज क्यों बनाते हैं, आपने बोलना है क्योंकि एक दिन मैंने आपको बताया था बेटा जोर दे के कि इनके साइज ऑलमोस्ट सेम है। याद है मैं ग्राफ बता रहा था, मैं कहता था इनके साइज ऑलमोस्ट सेम है। आयरन कोबाल्ट निकल को तो बिल्कुल ही सेम रहता है, तो क्योंकि इनके साइज एकदम से क्या है, सेम है। एलॉय बनाते हुए क्या होता है, एक लैटिस में दूसरे लैटिस को जगह बनानी है, तो साइज सेम चाहिए ना उसके लिए, वरना उसके लैटिस में जगह कैसे बनाएगा। तो और कुछ नहीं है बच्चों, बाकी ये तो एग्जांपल्स हैं, मतलब यही हो गया हमारा। तो दिस इज द एंड ऑफ द आई थिंक 4th क्लास।